Very energetic welcome to all my dear students on my channel, my physics class by सौरभ सर। मैं सौरभ शर्मा आज बात करूंगा यूनिट नंबर 1 जो कि 12th के पोर्शन की यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसकी। इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा ये करना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली यानी कल मैंने वीडियो आपको 12th के सिलेबस का बना के दिया हुआ था, यानी 12th के हमारे फिजिक्स का सिलेबस क्या है उस सिलेबस का ओवरव्यू मैंने उस वीडियो में देने की कोशिश की थी कि भाई कितनी सारी यूनिटें हैं, किन चैप्टरों में बाइफर्केशन किया गया है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और चैप्टरों का फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाएगा। ये मैंने सेपरेट वीडियो कल डाल दिया। उसी में मैंने ये बोला था कि आज से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करूंगा, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करूंगा। लेकिन यूनिट को स्टार्ट करने से पहले कुछ काम की चीजें, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे पे हमें कुछ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। क्योंकि जब आप हमारे साथ पूरे ईयर लॉन्ग तक कोर्स कंटिन्यू करेंगे, 12th का कोर्स जब सीखेंगे, 12th के ट्रैक पे हमारे साथ पैरेलल में चलेंगे और भविष्य में अपने सपने को साकार करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ चीजें फॉलो करनी भी चाहिए। पहली बात क्या कि हम जो वीडियो देखें सिस्टमैटिक फॉर्मेट में, जो आपको वीडियो मिलेंगे यहां से स्टेप बाय स्टेप, जो भी चैप्टर दर चैप्टर, किसी भी चैप्टर के अंदर कितने वीडियो बनते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग से मिलती चली जाएगी एक सिस्टमैटिक मैनर में। तो उन वीडियो को देखते हुए उस वीडियो से पूरा बेनिफिट लेने के लिए, 100% लाभ लेने के लिए उस वीडियो से हमें नोट्स मेंटेन करने चाहिए। ये हमें नोट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। नोट्स कैसे मेंटेन करते हैं? मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग 12th क्लास के हैं, ठीक है। 12th क्लास में आते आते आपको इतना शायद आइडिया हो कि नोट्स मेंटेन कैसे करते हैं। यानी नोट्स मेंटेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इफेक्टिव नोट्स मेंटेन कैसे करते हैं कि उस नोट्सों को पढ़ के हमारा फाइनली अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छे मार्क्स से हम आगे भाई मूव फॉरवर्ड कर जाए। तो वो अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई नोट्स हमें तरीका समझ में आना चाहिए, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको सिखा दूंगा आगे। अब बात कर लें कि नोट्स मेंटेन करने के बाद हमें क्या करना होगा सर। नोट्सों का आपको बेटा रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना चाहिए। कैसे रिवीजन करेंगे वो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे बताता चला जाऊंगा। अब बात कर लें चैप्टर की। पूरे साल जब हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बेटा, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। क्या कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी यूनिट को कैसे पढ़ना है, पहली बात कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और बेहद जरूरी बात उसमें क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि इस समुद्र जैसे सिलेबस में से हमें अगर ये टेक्निक समझ में आ गई कि कौन सी चीज छोड़नी है, कौन सी चीज हमारे काम की है और कौन सी चीज हमें पढ़नी है, कौन सी चीज भाई हमें कौन सी चीज छोड़नी है, कौन सी चीज छोड़नी है हमारे काम की कम है और कौन सी चीज पढ़नी है जो हमारे काम की है। हालांकि पढ़ेंगे सारी चीजें, लेकिन फिर भी एक ऑर्डर समझ में आना चाहिए, सीक्वेंस समझ में आना चाहिए। क्योंकि एक अच्छी रैंक होल्डर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, आपको ये चीजें क्लेरिफाई होनी चाहिए। तो उस पर चर्चा करेंगे। क्या बोला मैंने ये बोला कि हम किसी भी यूनिट को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको कुछ फंडे क्लियर होने चाहिए। कुछ क्वेश्चनिंग आपको मेरे से साल भर पूछनी होगी, कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। इन कमिंग फ्यूचर जब अगर लाइव क्लास लेते हैं तो लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पूछना होगा क्या कि सर ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है भाई पास होने के लिए, लेकिन उसका रीजन मालूम होना चाहिए। सर इस चैप्टर को कैसे पढ़ाओगे, इस चैप्टर में सर कितना हमें पढ़ना चाहिए और इसमें क्या क्या छोड़ना चाहिए। अब ये बात ये आती है कि सर हमें छोड़ने वाली बात बता रहे, सर हमें कैसे मालूम चले क्या छोड़ना है इसमें। तो बेटे आप टेंशन नहीं लो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की ट्रिक होती है कि भाई 11th का एक टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, शायद आप 11th में पढ़ के आए हुए हैं। उसमें एक ट्रिक है, मैं न्यूटन लॉ में ये ट्रिक सिखाता हूं कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। भाई साहब देने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी के सिर फोड़ दो जाके। टेंशन देने का मतलब अच्छे से मेहनत करने का, अच्छे नंबर लाने का, और सामने वाले को ऑटोमेटिक टेंशन ये क्या करता है भाई, इसने नंबर इतने अच्छे कैसे आ रहे हैं। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या बोला कि भाई ये क्वेश्चनिंग आपको हमसे पूछनी होगी। तो छोड़ने वाली बात है, तो वो जो बातें छोड़नी मैं आपको पहले से ही भाई इस चीज का एश्योरेंस दे सकता हूं कि जो चीज हमारे काम की है उसको उसी फॉर्मेट में लेके चला जाएगा। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1, उसका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में अगर मैं बहुत ध्यान से देखूंगा तो समझिएगा इसमें ये 2 शब्दों से मिलकर बना है चैप्टर। क्या बोला, ये चैप्टर कितने शब्दों से, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है मेरे बेटे इसमें इलेक्ट्रो और दूसरा है मेरे बेटे इसमें स्टैटिक।
और इसमें 1 का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब एक बार पढ़ना है इस चैप्टर को, ये 1 का मतलब ये पार्ट 1 है इसका, ये बात समझ में आ रही है। ये भी नहीं है 1 का मतलब कि एक बार ही रेस्ट में आएगा ये और बाद में चलते ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 का मतलब पार्ट 1 है इसका, ठीक। तो इलेक्ट्रो जो वर्ड है, इस इलेक्ट्रो वर्ड का क्या मीनिंग है, सुनना ध्यान से इस बात को। इलेक्ट्रो वर्ड का क्या मीनिंग है? तो मेरे बेटे इलेक्ट्रो का जो मीनिंग है, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज। क्या बोला? इलेक्ट्रो का क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रो का मीनिंग है चार्ज। और स्टैटिक्स का क्या मीनिंग है मेरे बेटे? स्टैटिक का मीनिंग है रेस्ट। इलेक्ट्रो का मीनिंग है चार्ज और स्टैटिक का मीनिंग है रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर जिसमें हमें क्या पढ़ना होगा, जिसमें हमें चार्ज की बात करनी होगी। चार्ज की क्या बात करनी होगी कि जब चार्ज रेस्ट में होगा, क्या बोला मैंने, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें शो करेगा, उस कॉन्सेप्ट से हमें क्या बेनिफिट है, उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूटिलाइज करें, अगर उससे कुछ ड्रॉबैक भी है तो उस ड्रॉबैक को बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट करें और उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूटिलाइज करें और अपनी लाइफ को आसान कैसे बनाएं। क्योंकि आज का आदमी आलसी होता चला जा रहा है, उसी के हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे पहला कदम इलेक्ट्रोस्टैटिक 1। आइए देखेंगे इसको आगे। तो इसमें ये बोला गया कि इलेक्ट्रो का मतलब तो मेरे बेटे चार्ज होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 10th क्लास में आपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, उसमें आप चार्ज सुन के आए हो। चार्ज क्या है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बस आपसे मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, चार्ज कितने टाइप का होता है मेरे बेटे? तो आप बोलेंगे चार्ज तो सर 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक पॉजिटिव होगा सर, एक नेगेटिव होगा। तो आगे देखें जरा, पहले तो चार्ज का मतलब क्या है। तो चार्ज का मीनिंग जो है वो हमें समझ में आना चाहिए, तब उसके टाइप पे जाएंगे। तो ध्यान से देखना बेटा कि चार्ज का बेसिक मीनिंग क्या है। तो चार्ज का मीनिंग है, मैं इसमें पहले टाइप लिख दूं इसके, 2 टाइप का चार्ज हमारे पास होगा। एक हमारे पास होगा पॉजिटिव चार्ज और एक हमारे पास होगा मेरे बेटे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मतलब क्या समझते हो मेरे बेटे? पॉजिटिव का मतलब आप समझते हो क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई पॉजिटिव मतलब क्या समझते हो आप? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया पॉजिटिव का मीनिंग आपने सुना होगा कि सर पॉजिटिव का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव का मीनिंग होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका मतलब क्या है ये बेटे? इसको मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? इसको बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है मेरे पास नेगेटिव चार्ज। आप बोलोगे सर हमारे पास जब पैसों की बढ़ोतरी होती चली जाती है तो प्रॉफिट बोलते हैं, लॉस तो जब पैसा डूब जाता है, कोई चुरा लेता है तब बोलते हैं। लेकिन इसमें तो सर आप कुछ उल्टा बोल रहे हो। लॉजिक अभी समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा क्यों कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सारी बातें जो होंगी मेरे पास तो वो आगे देखेंगे, लेकिन पहले चार्ज का मीनिंग समझ लिया जाए। चार्ज का मीनिंग क्या होता है? तो चार्ज का मीनिंग बहुत ध्यान से सुनना। इससे पहले चार्ज की मीनिंग को समझने से पहले छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं चार्ज को समझाना चालू करूंगा। वो जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कहीं ना कहीं चार्ज की प्रॉपर्टी में यूज आएगा। एक बात का जवाब दो बेटा, जैसे मान के चलो आप ग्वालियर से दिल्ली गए, फॉर एग्जाम्पल आप ग्वालियर से दिल्ली गए, ग्वालियर से मुंबई गए, या मान के चलो कोटा से दिल्ली गए, कोटा से मुंबई गए, आप XYZ कहीं से कहीं गए, ठीक है। अब आपने क्या किया? ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ट्रेन में अकेले जा रहे हैं, मान के चलो आप अकेले जा रहे हैं, ठीक है, कितनी सीटों का रिजर्वेशन कराओगे? अरे बोलो, कितनी सीटों का रिजर्वेशन कराओगे मेरे बेटे? सही क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? आपको पागल लग रहे हैं क्या? अरे पागल नहीं, होशियार आंसर तो दे, तेरे को समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट यूज में आएगा इसका। क्या बोला मैंने कि अगर मान के चलो ट्रेन में सफर कर रहा है, अकेला सफर कर रहा है मेरे बेटे, तो कितनी सीटों का रिजर्वेशन करवाएगा? सर ऑब्वियस सी बात, 1 सीट का रिजर्वेशन कराऊंगा। मैं बोलूंगा 1 क्यों, 5 क्यों नहीं? सर 5 का एक के लिए समाज सेवा करने नहीं बैठा मैं। अरे भैया 5 इसलिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 सीट तो तेरे लिए, 4 सीटें तेरे गुणों के लिए, कि तेरे अंदर कुछ गुण भी हैं कि जब मैं ट्रेन में जाऊंगा तो मेरे तो बचपन से चोरी का गुण है भाई साहब, मैं तो दूसरे के बैग में से चोरी कर लूंगा। मैं तो भाई साहब मेरे अंदर गुण ये भी है कि मैं तो किसी को छेड़ूंगा भी, मेरे अंदर तो ऐसे तमाम सारे गुण हैं। तो भाई ये 1 सीट का तो तेरे लिए और 4 सीट का रिजर्वेशन इनके लिए, तो 5 सीटों का रिजर्वेशन क्यों नहीं करवा लेता? और अगर तू भाई साहब बहुत धुरंधर आदमी तो 10-20 सीटों का रिजर्वेशन करवा, क्योंकि गुण अगर ज्यादा है तो ज्यादा सीटों का रिजर्वेशन करा। तो तेरा जवाब क्या होगा? सोच के बोलना, सोच क्या बोलेगा बेटे? तेरा जवाब ये होगा, मैं बता रहा हूं
कि सर जो ये गुण हैं, जो मेरी क्वालिटीज हैं, जो मेरे टैलेंट हैं, जो ये मेरे पास जितना भी जो भी टैलेंट अच्छा है बुरा है जैसा भी है, सर ये तो मेरे अंदर है, ये मेरे साथ में थोड़ी आ रहा है। अगर मान के चलो भाई साहब आपकी उम्र के लड़के यानी 11th-12th के लड़कों के अंदर के जो गुण है, जो उनके विचार है, जो उनकी सोच है, अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई मैजिक हो जाए कि वो आदमी बन के बाहर निकल के आपके पेरेंट्स के सामने खड़े हो जाए, भाई साहब तो सबका पिटना तय है, जो आप लोग सोचते हो इस तरीके से। अब लॉजिक समझते हैं जरा आगे। खैर, हमने आपसे बोला कि आप 5 सीटों का रिजर्वेशन नहीं कराओगे। सर मैं तो एक ही सीट का रिजर्वेशन कराऊंगा। एक सीट का रिजर्वेशन इसलिए कराऊंगा क्योंकि ये 5 सीटें इसलिए नहीं करवाना चाहता क्योंकि ये तो 4 गुण है, ये तो मेरे अंदर है सर, ये तो जिस सीट में बैठा हूं मेरे अंदर है। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात, बहुत सुंदर, तूने अच्छी बात बोली, सही बोला बेटा। अब मेरे कॉन्सेप्ट को सुनना, जो मैं सिखाना चाहता हूं, मैं यही आंसर सुनना चाहता था कि तू बोल रहा है कि सर मैं 5 का रिजर्वेशन इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये गुण है, गुण तो मेरी क्वालिटी है, ये क्वालिटी तो मेरे अंदर है। अरे मेरे साथ थोड़ी घूम रही है यार। अगर मैं ऐसे तो भाई मेरे को तो बाइक ही कभी चला नहीं पाऊं क्योंकि मेरे गुण तो कई सारे हैं। तो मेरे बाइक पर तो 3 आदमी अलाउ नहीं है और गुण अगर ज्यादा है तो भाई साहब मैं तो कोई बाइक ही नहीं चला पाऊं, रोड तो वैसे खाली हो जाए। अब सुन, अब आगे समझना। अब जरा मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि चार्ज क्या है। बहुत ध्यान से सुनना। चार्ज क्या है मेरे बेटे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, क्या बोल रहा हूं, बहुत एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, अंदर फोकस कर रहा हूं, अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जाने वाला ऐसा गुण, उसकी ऐसी क्वालिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी क्वालिटी, उसके अंदर पाया जाने वाला ऐसा गुण यानी उसकी क्वालिटी, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसकी प्रॉपर्टी, जिस गुण की वजह से वह ऑब्जेक्ट अपने नजदीक में, अपने चारों तरफ, अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने अराउंड इटसेल्फ में क्या करे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। क्या बोला, या तो क्या प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, या रिपल्शन शो करे, या अट्रैक्शन शो करे। तो ऐसे गुण को क्या बोलते हैं, ऐसे गुण को बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं ऐसे गुण को, चार्ज। मैंने क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ पाया जाने वाला ऐसा क्षेत्र जिसमें आप दूसरा चार्ज अगर आ जाए तो भाई अट्रैक्शन रिपल्शन महसूस करेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आप आगे फिर अगले वीडियो में चेक करेंगे उस चीज को। लेकिन अभी चार्ज में क्या बोलेंगे कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जाने वाला ऐसा गुण जिस गुण की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने नजदीक में रखे दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, या अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, या मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो ऐसे गुण को चार्ज बोलते हैं माय डियर मेरे सर। ऐसे गुण को क्या बोलते हैं, चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, पहली बात बोलना पड़ेगा बेटा, जोर से बोल। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, प्रॉपर्टी यानी गुण। अगली बात, कैसा गुण है सर, ये तो इंटरनल है, इंटरनल ऑब्जेक्ट के अंदर है इसलिए इंटरनल है। तो क्या बोला गया कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एक बात का जवाब दे, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मास होता है। तो बहुत कुछ है भाई साहब, लेकिन मेनली अगर बात करें तो मास होता है। अब सुनना, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पाए जाने वाला ऐसा गुण, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर पाए जाने वाला गुण है यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, यानी ऑब्जेक्ट में तो मास होता है यानी मास की प्रॉपर्टी है। तो क्या, सुन ध्यान से, मैंने ये बोला कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय द वर्क। ये मैटर वो नहीं है तो करके आता है जो स्कूल से, मैटर मतलब मास है। सुन ध्यान से देखिए उस चीज को। मैंने क्या बोला कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय द वर्च्यू ऑफ विच either it attract or repel nearby object or produce electric or magnetic field around itself is known as charge। इसको बोलेंगे चार्ज। देखो, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि एक ही चीज को 3-3 बार बोलता चला जा रहा है, लेकिन बेटे ये काम की बात है, आगे इसमें काम आएगा। एक बार अगर तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर दिक्कत खड़ी नहीं होगी। क्योंकि मैंने देखा हुआ है बच्चे पूरी साल इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके होते हैं, पूरा कोर्स पढ़ चुके होते हैं, उनसे चार्ज की डेफिनेशन पूछो तो उनको मालूम है चार्ज कितने टाइप का है, चार्ज का यूज क्या है, लेकिन चार्ज क्या है आई डोंट नो भाई साहब। अब आगे समझिएगा मेरे पास कि चार्ज की डेफिनेशन ही हो गई। अब अगली बात अगर देखें तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। सो व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। तो देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। आपको अगर जो चीज नोट करनी है तो चार्ज की डेफिनेशन जो मैंने अभी डिक्टेट किया उसको नोट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आप वीडियो से उसको नोट करिए। अगली बात अगर मैं बोलूं तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। चार्ज की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या नोट करोगे, इसको स्पीड में लिख लो कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, it is the property of matter by the virtue of which either it attract or repel nearby object or
either attract or repel nearby object or produce electric or magnetic field around itself is called what? It is called charge. आगे देखें, ये तो चार्ज की डेफिनेशन हो गई। एक नोट डालते हैं, एक नोट डालिएगा, नोट डाल के बात नोट करना। तो चार्ज है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज क्यों आएगा, ये प्रॉपर्टी कब डेवलप होगी, ये प्रॉपर्टी जो चार्ज जिसे हम बोल रहे हैं, जिसे गुण को चार्ज बोल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डेवलप कब होगी, कोई तो कंडीशन होगी। क्या हमेशा चार्ज होगा भाई साहब? अगर मान के चलो मेरे अंदर चार्ज होता, ब्लड हालांकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, अगर मेरे अंदर चार्ज होता तो भाई अगर मैं इलेक्ट्रिक कहीं से बगल से निकल रहा होता या चुंबक के बगल से निकल रहा होता, मैग्नेटिक के बगल से निकल रहा होता, मैग्नेटिक फील्ड मेरे अंदर इस तरह से भाई 24 घंटे दौड़ रही होती तो चिपक गया होता। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी कब डेवलप होगी, तो कोई तो कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन को मैं नोट में डलवा रहा हूं इन शॉर्ट में, आगे इसको डिटेल में भी देखते हैं। देखिएगा कि जो चार्ज नामक प्रॉपर्टी है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कब आती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तब आती है जब क्या हो, एक्सिस, क्या हो, एक्सिस, एक्सिस ऑफ क्या, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या क्या हो, डिफिशियंसी, या हो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज नामक जो प्रॉपर्टी है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों आ जाती है। हम कब बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया, ये तब बोलते हैं जब या तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाए, तो बोलते हैं कि चार्ज नामक प्रॉपर्टी यानी द प्रॉपर्टी विच वी आर कॉलिंग चार्ज डेवलप इन दैट ऑब्जेक्ट और अपीयर इन दैट ऑब्जेक्ट और सीन इन दैट ऑब्जेक्ट और फाउंड इन दैट ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं बेटा, इसको नोट करना हो तो नोट कर लो जल्दी से स्पीड में, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हेडिंग डालेंगे, इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसको नोट किया बेटा। आगे देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली ना दो चीजें पढ़नी होती है, एक तो होता है चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वन का पोर्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में पढ़ते हैं पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्मेट में है और पोटेंशियल अगर बोले, पोटेंशियल शब्द का मीनिंग उसमें आगे सिखाऊंगा। पोटेंशियल का मतलब होता है औकात, कि भाई तेरी कितनी औकात है, तो खैर उसमें देखेंगे। तो पोटेंशियल का मीनिंग होता है औकात, तो औकात में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, किसी कैसी क्या, उसको आगे देखेंगे उस चैप्टर में। अभी हमें आगे सीखना है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये डालना बेटा, कायदे से देखा जाए तो चैप्टर यहां से स्टार्ट हुआ है, मैं सिखा रहा हूं। क्या बोला मैंने इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सिस्टमैटिक में हेडिंग डालिएगा। देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या चीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज है, चार्ज इज, बोलते नहीं हो बेटा, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। लॉकडाउन चल रहा है, खाना नहीं खाया तो बोलते ही हो यार, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अगर ये चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 11th क्लास में आपने एक चीज सुनी होगी कि क्वांटिटी होती तो कई सारे टाइप की है, लेकिन जो हमने दो बाइफर्केशन जो कि आपने काफी ज्यादा डिटेल में सुना होगा, ये काफी ज्यादा ब्रॉड सेंस में सुना होगा। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन ना हो, जिसमें से मैग्नीट्यूड अकेला हो। वेक्टर उसको बोलते हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके एक्सप्लेनेशन के लिए उसकी डायरेक्शन समझाने की, डायरेक्शन बताने की भी आवश्यकता पड़ती हो, तो उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। मान के चलो आपके दोस्त ने आपको दिल्ली बुलाया, उसने बोला कि भाई तू दिल्ली आ जा और अपन घूमेंगे फिरेंगे और मजे करेंगे। ठीक है भाई, तुम भी जोश जोश में दिल्ली चले गए कि भाई अभी नए नए 12th में आए हैं, वैसे भी तो छुट्टियां चल रही हैं, चलो हो आते हैं एक बार दिल्ली। तुम दिल्ली गए, तुमने कुछ पूछा ही नहीं उससे, रिजर्वेशन करा लिया दिल्ली का, दिल्ली स्टेशन पे उतरे। अब भाई साहब दिल्ली में तो 2 स्टेशन, एक तो है न्यू दिल्ली और एक है निजामुद्दीन। तुमको मालूम ही नहीं था, जो पहले आए तुम उतर गए। अब तुमने अपने मित्र को कॉल किया कि भाई मैं दिल्ली आ चुका हूं और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे उतर चुका हूं, अब ये बता दे मेरे को कि तेरा घर कहाँ है। उसने बोला दिल्ली में ही तो है।
भाई मैं दिल्ली आ चुका हूँ, तेरे प्लेटफॉर्म पे उतर चुका हूँ, स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ, ये तो बता दे तेरा घर कहाँ है। अरे दिल्ली में तो है। तो वो बोल रहा है तो दिल्ली में तो है। अबे होशियार, दिल्ली तो आ चुका हूँ भाई, दिल्ली में ही खड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में घर कहाँ है तेरा। अब दिल्ली कोई पार्ले जी का बिस्कुट थोड़ी है कि अगल बगल में दिल्ली घूम रहा हो। तो भाई दिल्ली में ही तो है। अरे दिल्ली में है, दिल्ली में जाऊं तो जाऊं कहाँ। इससे तुम्हें क्या समझ में आया, इस स्टेटमेंट से तुम्हें कुछ समझ में आया। इस स्टेटमेंट से एक बात समझ में आनी चाहिए, इस स्टेटमेंट से बात ये समझ में आनी चाहिए मेरे बेटे आपको कि आपने उससे नॉलेज तो ली, इंफॉर्मेशन तो ली, लेकिन इनकम्प्लीट। उस आदमी ने आपको इन्फॉर्मेशन सही दी नहीं। उसने बोला मेरा घर दिल्ली में है। अब दिल्ली में कहाँ है, ईस्ट में है, दिल्ली वेस्ट में है, दिल्ली नॉर्थ में है, दिल्ली साउथ में है, कि स्टेशन से इतने किलोमीटर पे है, ये कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी थोड़ा फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेक्टर और स्केलर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यानी ऐसी कोई क्वांटिटी जिसमें भी डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़े, दिल्ली जाने के बाद आपको बताना चाहिए था उसको कि भाई उसका घर इतने किलोमीटर दूर स्टेशन से है, इस डायरेक्शन में सिचुएटेड है, तो आप उसे घर पे इजीली ऑटो करके या किसी तरीके से आप पहुंच जाते। लेकिन उसने आपको कुछ बताया ही नहीं। जब बताया ही नहीं तो भाई साहब आप स्टेशन पे सोए, सोने के बाद शाम को दूसरी ट्रेन पकड़ी और अपने घर जहां से आप चले थे वहां वापस। और अगली बार भाई साहब ऐसे बहकावों में नहीं आए, अगली बार सतर्क हो गए, सारी डिटेल पहले निकाली, उसके बाद गए। तो हमने आपको पहले सिखा रहे हैं कि भाई क्वांटिटी दो टाइप की होती है फिजिक्स में, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मम्मी ने घर से बोला कि बेटा जब कोचिंग से लौटे तो आलू लेके आना। ये बोलती है कि आलू भाई साहब 5 किलो आलू इस डायरेक्शन वाले, 20 किलो आलू वेस्ट डायरेक्शन वाले लेके, ऐसा बोला है कि कभी? ऐसा नहीं बोला। बेटा एक काम करना, गेहूं पिसा लाना, गेहूं नॉर्थ डायरेक्शन में ही पिसेंगी। अब चक्की है साउथ में, नॉर्थ में तू कहां पे समाने जा रहा। इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं। कभी ऐसा बोला है कि बेटा जब तुम लौटो ना तो दूध ले आना आई कैप में, या शक्कर ले आना जे कैप में, या भाई साहब आप XYZ कुछ भी ले आना के कैप में। ऐसा कोई बोलते हैं घर वाले? नहीं बोलते। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि बेटा आपको ना अगर दिल्ली जाना है ना तो यहां से ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे, ये होगा वो होगा। तो हम सारी बात नहीं, ये बात समझ में आ रही है? डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा आपको? तो मैंने ये बोला कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, हालांकि 11th के आप मेरे वीडियो आने वाले हैं उसमें आप देख सकते हैं इन चीजों को। वेक्टर का वीडियो भी आ रहा है उसमें आप देखिएगा। बोला ये गया कि ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको समझाने के लिए मात्र मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़े, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल ना हो या डायरेक्शन की आवश्यकता पड़े भी ना, तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर। जिसमें मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़े, जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़े, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो खैर चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या समझोगे? स्केलर का मतलब सर हम ये समझेंगे कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। कई होशियारों को तो ये भी नहीं मालूम कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो एक बार देख ले, ये सबसे नहीं बोल रहे, ये बात उनसे बोल रहे हैं, इनको नहीं मालूम। मैग्नीट्यूड 11 में बहुत डिटेल में सिखाया जाता है। अगर शब्द मेरे बेटे कभी आपको मैग्नीट्यूड देखने को मिले तो इस मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है एन और यू, यानी जब न्यूमेरिकल वैल्यू, एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यू का मतलब यूनिट, जब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को आप साथ में लिख दोगे तो इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। अकेला ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड, नो। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है ये लिखा है मैग्नीट्यूड, नो, इनकम्प्लीट। जब दोनों लिखे होंगे तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड। एन और यू, एन का मतलब क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू, यू का मतलब क्या? यूनिट। इसका मतलब जैसे मान के चल मैंने लिख दिया 2 किलो, या मान के चल मैंने ऐसा लिख दिया 5 किलो। समझ? मम्मी ने बोला घर से कि काम करना, 5 किलो आलू ले आना। ठीक है भाई, तू थैला ले गया, 5 किलो आलू ले आया, कोई समस्या नहीं हुई। तूने क्या किया? अब समझ, 5 किलो ला के आलू घर में दे दिए। दूसरा, कभी ऐसा बोलते देखा है मेरे को कि बेटा जब तू मार्केट से आए तो किलो आलू ले आइयो, केजी में आलू ले आइयो। अरे आलू तो केजी में ले आएगा, ग्राम में ले आएगा, लेकिन कितने केजी ले आऊंगा ये नहीं बताया। तो भाई तू क्या ठेला थोड़ी ले आएगा उसका पूरा। दूसरी बात, मम्मी ने बोला एक काम करना बेटा, 5 आलू ले आना। 5 आलू ले आना, 5 आलू। भाई साहब घर में हम लोग 20 लोगों की फैमिली, और 5 आलू से क्या भाई साहब एक आलू भी नहीं पड़ेगा, चिप्स बना के थोड़ी खाने हैं उसमें। तो अगर एक चीज देखें कि अगर बोला केजी में पोटैटो, इनकम्प्लीट। 5 पोटैटो, इनकम्प्लीट। 5 केजी पोटैटो, कंप्लीट। मम्मी ने बोला कि मान के चल 1 लीटर, 1 लीटर दूध ले आना, 1 लीटर मिल्क ले आना। अब अगर 1 लीटर मिल्क बोला, कंप्लीट। मम्मी ने बोला लीटर मिल्क ले आना, इनकम्प्लीट। मम्मी ने बोला 1 मिल्क ले आना, इनकम्प्लीट। 1 मिल्क कैसे लाएगा भाई साहब? तो क्या बोला गया इसमें कि अगर मैं इन चीज को पूरे को देखूं तो इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें तो आती होंगी यार, ये मैंने बस आपको वैसे ही बता दी है कि भाई नहीं आती, चलो ठीक है, समझ में आनी चाहिए। देखो आगे
तो क्या बोला गया कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है मेरे बेटे, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल अगर देखें इसमें कि भाई 1 कूलम या 5 कूलम या 7 कूलम एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सी का मतलब कूलम है इसमें, ये 1 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो कूलम है ये चार्ज की यूनिट है, जो कि आगे भी बताऊंगा मैं। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है पहली बात। दूसरी बात अगर देखें तो चार्ज की ऐसा यूनिट होगी, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। जो चार्ज है उस चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, कूलम। कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, ये चार्ज की ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो सीजीएस यूनिट होती है मेरे बेटे स्टेट कूलम। स्टेट कूलम सीजीएस यूनिट होती है इसकी स्टेट कूलम, ठीक है। अब अगर एक चीज देखें कि ऐसा यूनिट जो कूलम है ये आती कैसे है, तो आप याद करो, आप एक चीज याद करो मेरे बेटे, आपने 10th क्लास में जब इलेक्ट्रिक करंट सुना होगा, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू, हम करंट एक्सिडेंट में बहुत डिटेल में देखेंगे, आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू बाई टी। अब देखेंगे तो इसको ऐसे देखेंगे, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी वी विल सी आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। लेकिन अभी इसको इस तरीके से देख लें कि आप अभी सिंपल लैंग्वेज में अगर देखो तो आई इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, क्यू बाई टी। इसमें आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है मेरे बेटे, आई का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक करंट। अरे बोलते ही नहीं हो, आई का मीनिंग क्या होता है बेटा, आई का मीनिंग इलेक्ट्रिक करंट। क्यू का मीनिंग क्या होता है इसमें, क्यू का मीनिंग होता है चार्ज, और टी का मीनिंग क्या होता है, टी का मीनिंग होता है समय यानी टाइम। यानी इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। अगर एक चीज देखें इसमें से चार्ज निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई टी। अरे क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आई टी। आई का मतलब अगर आई की ऐसा यूनिट देखें, भाई शादी होते समय कितने फेरे लिए जाते हैं, 7। शादी में कितने फेरे लेते हो, 7 फेरे लेते हो। शादी के नाम से भाई तो चेहरे पे बच्चों को मुस्कुराहट आ जाती है। खैर शादी में कितने फेरे लेते हो, 7 फेरे लेते हो। जिस तरह से शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं उसी तरह से फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 11 पढ़ के आया बेटा कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। और कौन सी होती है, और भी सब क्वांटिटी होती है, हमें याद नहीं है कौन कौन सी होती है भाई। फिर वो आपने सुना होगा स्टेरेडियन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये भी क्वांटिटी होती है। सर हमने तो कभी सुनी ही नहीं सुनी, इसको देख ले पहले, वो भी सुन लेंगे। क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई टी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी इक्वल्स टू आई टी। तो आई का मीनिंग क्या होता है, आई की ऐसा यूनिट क्या होती है मेरे बेटे, एम्पियर। एम्पियर ने बताया था, साइंटिस्ट एम्पियर ने बताया था करंट को। एम्पियर फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम की क्या होती है जो वेस्ट करते रहते हो, सेकंड। तो अगर एक चीज देखें तो जो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या हो जानी चाहिए, चार्ज की हो जानी चाहिए, यूनिट हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर सेकंड, और इस एम्पियर सेकंड को ही क्या बोलते हैं मेरे बेटे, एम्पियर सेकंड को ही बोलते हैं कूलम। एम्पियर सेकंड को क्या बोलते हैं, इसमें कूलम बोलते हैं। एम्पियर सेकंड को क्या बोलते हैं बेटे, एम्पियर सेकंड को बोलते हैं कूलम। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, बोल भाई, अरे बोल। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ ले, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लियो, या क्लास में पूछ लेना भाई, क्लास में आओ तब। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। बहुत बेसिक चल रहा है, देखो पहला लेक्चर है, बहुत बेसिक है, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। आप अभी पहले स्टे ट्यून्ड रहिए साथ में, धीरे धीरे लेवल को अपन इंक्रीज करते चले जाएंगे। समझिए, इसको नोट कर ले बेटा, वीडियो को पॉज कर, इसको नोट कर लिया, आगे बढ़े। देखो ये तो थी चार्ज की प्रॉपर्टी, उसकी ऐसा यूनिट। अगली बात है कि जो ये ऐसा यूनिट है और जो सीजीएस यूनिट है, हमारे काम की यूनिट ऐसा यूनिट है, फिर भी सीजीएस यूनिट में अगर देखें तो ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट में दोनों में क्या रिलेशन होता है। अगर ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट में देखेंगे तो ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन होगा रिलेशन बिटवीन ऐसा यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन देख कि 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलम। 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलम, ये रिलेशन होता है। एक कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलम। इट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक, इट इज द रिलेशन बिटवीन ऐसा यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। अगली बात देखते हैं, अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो ये तो था रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट कर लिया इसमें सीजीएस ऐसा यूनिट के बीच में। अगली बात देखें,
कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? पहली प्रॉपर्टी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी प्रॉपर्टी SI यूनिट कूलम होती है। ये इसी पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में ये था रिलेशन। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। जो चार्ज है उस चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला एक चीज देखें फिर से हो गई, आई इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है क्यू बाई टी। तो क्यू क्या हो जाएगा मेरे बेटे, क्यू हो जाएगा आई टी। अगर आई को देखें तो आई की SI यूनिट क्या होती है, आई की होती है एम्पियर, और इसकी क्या होती है भाई, आई की अगर देखें भाई साहब तो SI यूनिट क्या होती है एम्पियर। एम्पियर को 11 के डायमेंशन को याद कर, थोड़ा सा भाई साहब दिमाग की घंटी को बजा। आई की SI यूनिट को क्या बोलते थे, अरे आई की एम्पियर। जब डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो उसमें ट्रिक आपने शायद सीखी हो, या हमारे जो IIT JEE के जो वीडियो आएंगे, नीट के जो वीडियो आएंगे, आपके 12th के बोर्ड का वीडियो है, 12th एकेडमिक्स का वीडियो है। IIT JEE और नीट के जो वीडियो आने वाले हैं जो उसमें आएंगे, उसमें आप देखेंगे कुछ ट्रिक्स आपने सीखी होंगी 11th के डायमेंशन एनालिसिस में, कि भाई इस तरीके से कि शादी संबंधों की बात बराबरी वालों में होती है, अफेयर कहीं भी हो सकता है। यानी फिजिकल क्वांटिटी, शादी संबंध का मतलब क्या हुआ कि मिलन, दो लोगों का मिलन यानी एडिशन। और अगर बात करें तो एडिशन कब कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन सब्सट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला कैसा हो, सेम हो, जिनके डायमेंशन कैसे हो, इक्वल हो। लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कोई लॉजिक नहीं है भाई साहब। मल्टीप्लाई डिवाइड में इसका कुछ भी हो, उसका कुछ भी हो, तू आ जा तो ऊपर तो नीचे भाई साहब, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ भी कर दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खैर ये भी इसमें आ जाए तो हमने क्या बोला कि जो डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का होगा वो क्या होगा, Q इक्वल्स टू आई टी। आई का ये होता है और टाइम का क्या होता है भैया, टाइम का तो टी होता है। तो चार्ज का क्या हो जाएगा बोलो, अरे बोलो। तो चार्ज का क्या हो जाएगा भाई साहब, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला ये बन जाएगा कि Q इक्वल्स टू एम्पियर और ये टाइम, इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द चार्ज। नोट कर लो बेटा इसको, ये चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, अरे बोलो। आगे देखो, अगला कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। ये था रिलेशन बिटवीन SI यूनिट CGS यूनिट। सारी प्रॉपर्टी स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएंगे। डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का हो गया। अगली बात एक चीज देखें, प्रॉपर्टी चार्ज की और भी है जो कि अभी समय के साथ आती चली जाएंगी। अभी जरा इस एक चीज सीखें, इसके बाद चार्जिंग का कारण क्या है। कॉज ऑफ चार्जिंग, हमने बोला कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया, इस ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया हमने, उस ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया, इसका कारण क्या है। जो चार्जिंग है उस चार्जिंग का कारण क्या है। तो एक चीज समझी जाए, पहली बात